नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सी टाइम्स के इंटरव्यू सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं प्रीति वाजपेयी जी से, जो कि प्रदेश कार्य समिति सदस्य बीजेपी महिला मोर्चा से हैं। साथ ही पूर्व जेडीए उपाध्यक्ष रही हैं। एक बहुत ही अच्छा परिचय इनका और भी है कि ये संघ जनसंघ भाजपा के स्थापना काल से जुड़े हुए पंडित भगवतीधर वाजपेयी, जो कि प्रथम वरिष्ठ पत्रकार मध्य प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी जी के बड़े भाई की पुत्रवधू भी हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद रचना जी, और सी टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी बिल्कुल। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि राजनीति में आना कैसे हुआ? राजनीति में देखिए, बचपन से ही मैं थोड़ा सा अपने कॉलेज में भी, स्कूल में भी थोड़ा राजनीति का इंटरेस्ट था मेरा। जी जी। तो उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि ही राजनीति है। अच्छा। मेरे नाना जी फ्रीडम फाइटर थे। ओ। मेरी माँ ने भी अपनी स्वतंत्रता के आंदोलन में पूरा सहयोग किया है जी। और उनकी महिला विंग भी होती थी। तो ये कह सकते हैं आप कि राजनीति मेरे डीएनए में है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बताइए कि आपने बीजेपी ही क्यों चुनी? देखिए, बात यहाँ पर बीजेपी को चुनने जैसी बात नहीं थी, क्योंकि एक जो हमारा परिवार है वो सदैव से राष्ट्रभक्त रहा है। जब हमारे नाना जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए कईयों बार जेल गए, नज़रबंद हुए, और उसके बाद हमारी माँ भी इस आंदोलन में रही, तो ये एक चीज़ स्वाभाविक रूप से आपके अंदर आ ही जाती है कि आप उस तरफ आपका रुझान बढ़ ही जाता है। इसके अलावा कुछ और ऐसी चीज़ें थी, जैसे कि मुझे बचपन से हमेशा से मैंने सुभाष चंद्र बोस को ज़्यादा पढ़ा जी। तो एक आप कह सकती हैं कि मेरे अंदर क्रांतिकारी विचारधारा थी और चूँकि उनको पढ़ा, उनको समझा, मैंने पढ़ा सभी को है, लेकिन ज़्यादा जिसमें मेरा रुझान रहा वो रहा मेरा दीनदयाल जी की जो पूरी विचारधारा थी समाज के प्रति, देश के प्रति। जी। उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि वाकई में समाज का अंतिम व्यक्ति भी हकदार है। बिल्कुल। उस पर आप किसी भी तरह का ये आरोप या किसी भी तरह से उसको दले दबा के नहीं रख सकते, और रखना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। इंसानियत तो ये कहती कि हर इंसान आपके बराबर से, और हर इंसान को उसको इंसानियत की दृष्टि से ही देखे, छोटा बड़ा ना समझे। तो ये जो विचारधारा उनकी थी उससे मैं बहुत प्रभावित हुई जी। और मैं देख भी रही हूँ, समझ भी रही हूँ वर्षों से। जब जिस परिवार में मैं शादी होके आई हूँ वो परिवार तो जनसंघ और भाजपा का ही, मेरे पिताजी स्वयं संघ और जनसंघ से थे, तो ये पारिवारिक पृष्ठभूमि तो मजबूत थी ही। विचारधारा वही आना स्वाभाविक भी था, क्योंकि आप जब दिन भर आप घर में जिस विचारधारा की बात सुनते हैं, करते हैं, बचपन से देखते हैं, तो एक आपका स्वाभाविक रूप से उसमें चले जाना बहुत ही कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी अन्यत्र विचार के लिए हम उस पर और प्रेरित होते। तो यही एक हमारा था कि हमेशा से राष्ट्रवाद, भाजपा जनसंघ हो, भाजपा हो, राष्ट्रवाद की बात ही की है कि राष्ट्र को किस तरह से हमें बचाए रखना है, संभाले रखना है। मैं तो रचना जी एक बात और जानती हूँ कि लोग कहते हैं कि सन 1947 मेरा देश आज़ाद हुआ जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तब देश आज़ाद हुआ था। वो आज़ादी का पर्व नहीं था। आज़ादी का पर्व अगर हम सही मायने में मनाते तो आज हमारे देश की स्थिति बहुत दूसरी होती। ये देश सन 1943 में ही आज़ाद हो जाता और हमारे जो क्रांतिवीर सुभाष चंद्र बोस जी थे वो इस देश के प्रधानमंत्री होते। लेकिन इतिहास बदल गया, और इतिहास बदला तो बहुत सारी चीज़ें बदली। और मैं आज भी ये कहती हूँ कि सन 47 में देश आज़ाद नहीं हुआ, देश और अधिक परतंत्र हुआ, क्योंकि हमारी जो स्वाभाविक तौर पे विचारधाराएं थी वो बिल्कुल अलग थी। जो भी कुछ 60 वर्षों में देश के साथ हुआ है, और हमसे पीछे आने वाले देश जिस तरह से विकास
करके आगे बढ़ के हर क्षेत्र में अपना एक झंडा गाड़ चुके थे, हम बहुत पीछे थे। 26 मई 2014, जी आज देश मान रहा है, 10 साल हो गए। आज देश समझ रहा है कि सत्ता हमने किसके हाथ में हस्तांतरित की है जी जी और सत्ता में कौन लोग बैठे हैं। वरना इसके पहले A to Z घोटालों की खबर तो रोज आती थी, लेकिन देश के विकास की खबरें कहीं लुप्त हो चुकी थी। बिल्कुल सही कहा। देश में रोजगार था ही नहीं। भारत को सारा विश्व सिर्फ एक बड़े बाजार के रूप में देखता था और उपभोक्तावाद का ये सबसे बड़ा आपके सामने उदाहरण है पिछली सरकारों का, जी कि आप देख रही हैं कि चाइना ने किस कदर हमारे यहाँ पर, हमारे बाजारों पर किस तरह से कंट्रोल किया था और सरकारें और हमारे सरकार के जो नुमाइंदे थे जी वो इस चीज़ से बिल्कुल आंख बंद करके बैठे थे। आज स्थितियां बदल गई और बदली ही नहीं है, बहुत सुदृढ़ हुई है। आज भारत जिस रूप में लोगों के बीच में खड़ा है, विश्व में खड़ा है, आप भी विदेश जाती होंगी, आज जिस तरह से भारत के युवाओं को देखा जाता है, जितना उनको सम्मान मिलता है, ये क्या छोटी बातें हैं? ये छोटी बातें नहीं है रचना जी। आने वाली युवा पीढ़ी के लिए तो ये बहुत बड़ी बातें हैं और इन बातों का जो आप लोगों के सामने रिजल्ट आने वाला है, परिणाम आने वाला है, वो इतना सुखद है कि मैं ये जानती हूँ कि आज भारत, आप देख रहे हैं कहाँ पहुँच रहा है। जी हमारी सैटेलाइट, हम एक साथ 100 सैटेलाइट भेजते हैं। हर क्षेत्र में देखिए आप, किस क्षेत्र को छोड़ा है हमने। हमारे रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सारा कुछ 2014 के बाद तो ही हुआ है। जी तो ये कहना कि देश को कहाँ पहुंचा दिया, ये तो सिर्फ 10 साल में ही देश ने देख लिया। जी बिल्कुल। तो ये बताइए, आप बीजेपी बैकग्राउंड से आती हैं, आपका बीजेपी से नाता है काफ़ी गहरा, तो बीजेपी में महिलाओं की स्थिति क्या है? बहुत अच्छी स्थिति है। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, बिल्कुल आपके कैमरे को फेस कर रही हूँ, दुनिया, देश दुनिया से वाकिफ़ हूँ, जी कहाँ विश्व में कहाँ क्या हो रहा है, हमारा भारत विश्व में क्या कर रहा है। आज ये वही तो चीज़ें हैं कि महिलाओं को आज जी इतना संबल दिया है इस पार्टी ने कि महिलाएं विश्व में खड़े होकर के भारत के परचम को लहराने में सक्षम है। जी और जो सशक्तिकरण अभी महिलाओं को मिला है, पहले कभी नहीं था। तो महिलाओं की स्थिति तो जितनी सुदृढ़ भारतीय जनता पार्टी ने की है, अन्य किसी भी क्षेत्र में मैं नहीं देखती। हाँ, कुछ एक आध दो महिलाओं को छोड़कर। जी बीजेपी के अंदर महिलाओं की स्थिति क्या है? क्या टिकट को लेने देने को लेकर किसी तरह का कोई भेदभाव किया जाता है? नहीं, कभी नहीं। जी यहाँ पर हमेशा योग्यता देखी जाती है। जी योग्यता सबसे पहली कसौटी है। आप जनता के बीच में कितने परिचित हैं, आप जनता के बीच में कितना जाते हैं, आपका जनता से जुड़ाव कितना है। उसके बाद जो हमारी केंद्र की, प्रदेश की जो भी योजनाएं चल रही हैं, उसके लिए आपने क्या क्या किया है, उन लाभार्थियों तक आप पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। इसलिए ये कहना कि महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, बिल्कुल नहीं। जी मैं आपकी इस बात को सिरे से नकारती हूँ रचना जी, जी कि बीजेपी ने जितनी सुंदर योजनाएं महिलाओं के लिए बनाई हैं, जी जी सिर्फ पार्टी की महिलाओं के लिए नहीं, जी देश की महिलाओं के लिए, प्रदेश की महिलाओं के लिए, उनके अंदर एक जागृति लाई है, उनको सक्षम बनाने का काम किया है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारी इतनी वृहद योजनाएं, जो कि जब से हम प्रदेश में आए हैं 20 साल से, जी तब से हमारी योजनाएं महिलाओं को लेके, बच्चियों को लेके, पैदा होने वाली बच्ची से लेकर के उसकी पढ़ाई, उसकी शादी, उसका रोजगार, जी उसका हर चीज़ का ख्याल ये सरकार रख रही है। जी तो ये कहना कि महिलाओं के साथ भेदभाव की स्थिति है, बिल्कुल नहीं है। जी तो अगर हम ना सिर्फ जबलपुर की बात करें, ना सिर्फ प्रदेश की बात करें, अगर देश के स्तर पर भी हम व्यापक दृष्टिकोण में अगर देखा जाए,
तो आज भारत को आप कहाँ पाती हैं? श्रेष्ठ भारत एक भारत बीजेपी का पहले ही से ये स्लोगन रहा है। जी श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठता की जिस ऊंचाइयों पर आज भारत चाहता जा रहा है, खुली आंख से सभी लोग देख रहे हैं, जी इसमें कोई भी दो राय नहीं है। भारत की श्रेष्ठता इतनी है कि आज हम चंद्रयान पर, और वो भी साउथ पोल पर पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो साउथ पोल पर पहुंचना और विश्व में एक अपना कीर्तिमान स्थापित करना, ये भारत की श्रेष्ठता है। बिल्कुल और भारत की विदेश नीति इतनी ज़्यादा सक्षम है कि जब एक व्यक्ति ये फ़ोन करके कह देता है रूस और यूक्रेन को कि युद्ध रोक दीजिए, हमारे लोगों को बाहर आ जाने दीजिए, तो इससे ऊंचा श्रेष्ठता का आपको और क्या प्रमाण चाहिए। बिल्कुल जी। आपने भी चंद्रयान की बात करी तो हम उसी पर आ रहे हैं कि चंद्रयान की सफलता के बाद भारत सूर्य और शुक्र पर भी अपने यान भेजने की उस तरफ बढ़ रहा है, तो इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, जिस दिन चंद्रयान 3 हमारा वहाँ पर लैंड किया था, जी उसी दिन हमारे विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने जी इस बात को, माननीय मोदी जी ने कहा था जी कि अब हम सूर्य और शुक्र की ओर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सूर्य और शुक्र की ओर बढ़ रहे हैं, तो उस दिन से नहीं बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल हमारी तैयारी तो नवग्रह तक, सारे ही ग्रहों तक जाने की है, ठीक है ना। जी तो इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण कि उन्होंने सिर्फ 2 बात कही कि आप ये मत सोचिए कि हम यहाँ रुक गए, हमने चलना सीखा है। हमारा हमेशा से एक स्लोगन रहा है चरई वेती, यानी चलते रहो चलते चलते रहो, रहो बिल्कुल। और नए नए आयाम जोड़ते रहो, नई सफलताओं को पाते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। पीछे मुड़कर देखना हमने नहीं सीखा, जी हमने ये सीखा है कि हम किस तरह से अपने देश को और उन्नत उन्नत और उन्नतशील बनाते जाएं, बिल्कुल और यही उनका संकल्प है। बिल्कुल। G20 जिस तरह से छाया हुआ है उसका कोई सार्थक परिणाम निकलेगा, क्या लगता है? जरूर, G20 हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देख रही हैं जी आज जिस तरह से G20 में जिस तरह से देशों ने आकर के अपनी उपस्थिति दी है, और जिस तरह की वहाँ पर बातचीत हो रही है, आप देखिएगा भविष्य का भारत बहुत सुनहरा है। जी भारत का भविष्य और भारत के युवाओं का भविष्य बहुत सुनहरा है। G20 एक छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। बिल्कुल पहली बार ऐसा हो रहा है कि माननीय मोदी जी ने अगर G20 में किसी को बुलाया है, तो ऋषि सुनक जैसे लोग भी, अमेरिका के प्रेसिडेंट भी यहाँ पर आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि नहीं, मुझे यहाँ आना ही है। जी। तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि INDIA के गठबंधन का क्या स्वरूप है? रचना जी, आप भी जानती हैं भारत का हर पढ़ा लिखा, समझदार और सुसंस्कृत व्यक्ति जानता है कि विगत में ये जो भी गठबंधन है, ये कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे हुआ और क्यों फेल हुआ। फेल होने के कारण सिर्फ ये है कि ये लोग स्वार्थपरता से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ये देश में विकास को नहीं देखते, जी देश की जीडीपी आज कहाँ पहुँच चुकी है इसको नहीं देखते, ये देश में आज क्या होना चाहिए इस पर बात नहीं करते। आज सिर्फ बात करते हैं मोदी हटाओ। जी तो जब मोदी हटाओ तो किसको लाओ? मोदी से बड़ा आपने कोई तैयार किया है क्या? उस व्यक्ति को लाओ, जी उस व्यक्ति को जनता के सामने खड़ा तो करो। तो जिसका सिर्फ एक एजेंडा है मोदी हटाओ, तो क्या जनता ऐसे प्रधानमंत्री को हटा देगी जो कि जनता के सिर्फ रात दिन सिर्फ और सिर्फ जनता की ही सोचता है, जी और जनता के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, हर उस अंतिम छोर के व्यक्ति के बारे में सोचता है कि कैसे हमारा हर व्यक्ति की जो है रोजगारोन्मुख हो, सुसंस्कृत हो, शिक्षित हो। तो ऐसे ठगबंधन को, जिसमें कि सिवाय घोटाले, आप देख लीजिए, बंगाल उठा लीजिए, शारदा चिटफंड घोटाला, जी कांग्रेस उठा लीजिए, A to Z घोटाले, जी यहाँ तो टोटी चोर भी साथ में है। उसके बाद और लोगों का क्या बोलूँ, नीतीश जी का आप देख ही रहे हैं,
बिहार का हाल देख रहे हैं, बिहार का क्राइम रेट आप देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी का चारा घोटाला कोई भूला नहीं होगा। तो जो इंसान चारा तक खा जाता है जानवरों का, उसके गठबंधन को गठबंधन ना कह के इसका एक छोटा सा स्वरूप इसको कहिए ठगबंधन। भारत को फिर से ठगने का इन सब ने बीड़ा उठाया है। जी और भारत की जनता अब इतनी समझदार है कि इनके इस मुखौटे को अच्छी तरह से उतार के फेंक चुकी है और देख चुकी है कि इनके पीछे सच्चाई क्या है। तो ये कतई भारत की जनता नहीं चाहेगी कि अब ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दी जाए जो फिर से भारत को आकर ठगे और भारत का फिर से विनाश हो। हमारा एक ही नारा है, जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने शपथ ली थी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और यही वो कारण है कि जनता अपने अति विश्वसनीय प्रधानमंत्री को कभी भी किसी भी तरह से बदलना तो नहीं चाहेगी। जी, अभी आपने बात की सभी पार्टियों के घोटालों के बारे में, तो भाजपा जब से सत्ता में आई है तो क्या चेंज देखती हैं आप? हाँ, भाजपा जब से सत्ता में आई है, अभी तक तो आपने किसी भी समाचार पत्र में नहीं पढ़ा होगा कि आज कोयला घोटाला हुआ है, तो कल 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ है, तो परसों आदर्श घोटाला हुआ है। ऐसा कहीं भी नहीं देखा होगा आपने। 10 साल के शासनकाल में भाजपा सिर्फ और सिर्फ देश के विकास की बात करती है और देश के विकास पे दिन रात प्राणपण से लगी रहती है। तो ये कहना कि भाजपा क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, ये तो कोई समसामयिक प्रश्न तो होते ही नहीं है। जी, तो महंगाई आजकल एक बड़ा मुद्दा है, इस पर क्या कहेंगे आप? सरकार तो बीजेपी की ही है। देखिए, महंगाई तो नहीं है एक बड़ा मुद्दा। जी, महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है तो काफ़ी सारे मुद्दे, रोजगार है और भी सारे मुद्दे हैं, लेकिन महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है। इस पर क्या कहेंगी आप? मैं इसे मुद्दा नहीं मानती। ओके। मैं मुद्दा मानती हूँ कमाई को। अगर आपकी कमाई है तो महंगाई कितनी भी हो, अगर आपके पास रोजगार है, अगर आप स्किल्ड हैं, तो आप देख रहे हैं अभी अभी हमारे यहाँ एक योजना और लॉन्च हुई, जी सीखो और कमाओ, ओके। स्किल इंडिया। जब प्रधानमंत्री जी आए जी जी और उन्होंने स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का नारा दिया, जी तो उसका लक्ष्य यही था कि हर हाथ को काम और हर मुंह को रोटी, जी हर व्यक्ति को शिक्षा। जी जी तो इसलिए महंगाई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कमाई। व्यक्ति जिस स्तर की कमाई करेगा उसी स्तर पर खर्च करेगा, और जब उसी स्तर पे खर्च करेगा तो महंगाई कहाँ से रह जाती है। तो महंगाई तो मुद्दा है ही नहीं। और व्यक्ति आज, हमारे युवा आप देख रहे हैं जिस तरह से भारत में स्टार्टअप शुरू हुए और हमारे युवा आज, मैं तो जिन युवाओं से मिली हूँ, बात करती हूँ, हमारे IITians हों, हमारे IIM के लोग हों, वो भारत में रोजगारों को जनरेट कर रहे हैं। नए नए तरीके के रोजगारों की खोज हो रही है कि आने वाले टाइम में हमारे पास में IT सेक्टर में क्या बूम होगा, हमारा फिनेंस सेक्टर किस तरह से बूम करेगा, हमारा जो और अन्य सेक्टर्स हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे, उस पर चर्चाएं, उस पर बातचीत, उस पर काम हो रहा है, उस पर रिसर्च चल रही है कि भारत को आज का भारत नहीं बनाना है, ये 100 साल बाद का भारत भी बनाना है। जी तो इसलिए महंगाई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कमाई, शिक्षा, मुद्दा है स्वास्थ्य, मुद्दा है व्यक्ति की आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें उसका सर्वाइवल। जी, लेकिन गरीब भी, अगर गरीब लोगों की बात करें तो उनके लिए तो बिजली महंगी है, हर चीज़, तो कैसे इंसान सरवाइव कर पाएगा? उनके मैंने लिए फिर तो वही बात महंगाई कही। है अपनी जगह पर। मैंने आपसे कहा कि जब कमाई होगी तो जी व्यक्ति हर हाल में सर्वाइव करेगा। बिल्कुल, लेकिन जिनकी नहीं है या एक स्तर से नीचे हैं वो लोग, उनके लिए तो काफ़ी अ, मुश्किल है। हाँ, ये आप कह सकती। तो जो
उस स्तर से नीचे हैं, वो व्यक्ति अपने आप को उतना स्किलफुल नहीं बना रहे। सरकारों पर डिपेंड करना और खुद से करना, आज आप जहाँ बैठी हैं, आपने जिस तरह की एजुकेशन ली है, तो उससे आप खुद भी इस चीज़ को जानती हैं जी कि आपने स्किल अपने अंदर डेवलप की है, तब आज आप सी टाइम के इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं। तो व्यक्ति जब खुद ही रोजगारोन्मुख नहीं होगा, सरकारें क्या कर लेंगी? मैं काम ना करूं तो मुझे सरकार थोड़ी रोटी खिलाएगी आपकी। जी जी तो काम होना जरूरी है, और रोजगार तो बिखरा पड़ा है। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, छोटे से छोटे कारीगर की कितनी ज़रूरत है। हर क्षेत्र में ज़रूरत है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि इनके बिना पूरा हो जाता हो? आप एक मकान बनाने चलिए, जी आप देखिए कितने तरह की आपको लेबर लगती है। बिजली वाले लगते हैं, प्लम्बर लगता है, मेसन्स लगते हैं, लेबर लगती है, कारपेंटर्स लगते हैं, जी पेंटर्स लगते हैं, और आपके कितने तरीके का एक मकान बनाने से आप ये देखिए कितने लोगों को रोजगार मिलता है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो स्किल्ड हैं, अपने अपने स्तर पे अपने जो अपने काम है स्तर। वो कर रहे हैं वो लोग। जी जी। बिल्कुल। तो देश में आज जिस तरह का माहौल है उस पर आप क्या कहेंगी? क्योंकि अभी अभी उदयनिधि स्टालिन जी ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही है, इस पर क्या आपके विचार हैं? देखिए, सत्य सनातन धर्म आज तो पैदा हुआ नहीं, बिल्कुल। और ना ही आज इसकी उत्पत्ति हुई, जी आज ही ये धर्म चलने लगा, और एकदम कोई आया और उसने कहा कि मैं इसे समाप्त कर दूंगा। ये जितने भी लोग, खुद स्टालिन जी के भी फोर फादर्स जो यहाँ आए होंगे, वो इसी अट्रैक्शन में आए थे कि भारत की संस्कृति बहुत सुदृढ़, बहुत मजबूत है, और उसी को देखने यहाँ पर बहुत लोग आए, समझने आए। जी डच आए, फ्रेंच आए, मुगल आए, क्या सनातन को कोई समाप्त कर पाया? वाली। तो ये उदयनिधि जी का दिवा स्वप्न है, जी और अगर वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं तो ज़रूर देखें, हम उन्हें क्यों रोकें। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि समय पर उन्होंने अपने स्वप्न की उद्घोषणा कर दी, जिससे सनातन चैतन्य है, चैतन्य रहा है, और चैतन्य रहेगा। बिल्कुल। आज भारत की इकोनॉमी यानी जीडीपी की स्थिति क्या है? वाह, बहुत अच्छा सवाल है। एक समय में हम लोग पढ़ते थे पेपर्स में, आज भारत की जीडीपी 1.5% हो गई, 2% हो गई, और भारत का नाम विदेशों में होता था गरीब देश। हम्म। आज भारत की स्थिति G20 किस अट्रैक्शन में आया है तो आप जानती हैं? हम्म। इतना बड़ा भारत का बाजार, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इतनी बड़ी बड़ी स्कीम्स, यूं ही तो नहीं हो गया। भारत की जीडीपी इस समय 7 और 8% के ग्रोथ रेट पे जा रही है। जी वर्ल्ड में ये इकोनॉमी सबसे श्रेष्ठ इकोनॉमी मानी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भारत तो देखिए अपने चरमोत्कर्ष की तरफ जा ही रहा है, अकेले आर्थिक स्थितियों की तरफ से नहीं। हमारी सामरिक स्थिति अभी उतनी ही मजबूत हुई है जब से भाजपा की सरकार आई है। एक उदाहरण देती हूँ जी आपको। बिल्कुल। आपने कहा कि भारत की जीडीपी पे बात की, जी आर्थिक रूप से संपन्न भारत तो हमारा सपना था एक समय में, लेकिन हमारी जो सामरिक शक्तियाँ थी वो भी बहुत क्षीण थी। हमारे सिपाहियों के साथ हमारा जो पड़ोसी राज्य है, उसके सिर काट के हमारे सिपाहियों के फुटबॉल खेला करता था। जी 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 तो आज अभिनंदन अगर चला जाता है, सम्मान पूर्वक उनका फ्लाइट और उनके लोग उसको बॉर्डर तक छोड़ने आते हैं। जी तो भारत की श्रेष्ठता की बात आज करना, लोगों के बीच में इस बात को बार बार कहना, और लोगों का ये समझना कि श्रेष्ठ भारत बना कैसे। आखिर हमारी विचारधारा, हमारी जो मूल संस्कृति, हमारा जो सबसे ज़्यादा मजबूत पहलू था, हमारी विदेश नीति, इन्हीं सब के परिणाम तो हमारे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल।
ये बताइए कि क्या भाजपा आज भी अपने सैद्धांतिक आदर्शों पर अडिग है? क्या बोलेंगे इस पर आप? बिल्कुल, हमारे सिद्धांत ही तो आज 26 लोगों का जो ठग जी, बंधन बना है, जी, उसके आगे वो घुटने टेक के बैठे हैं। जी। हमारा सिद्धांत, हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारी विकास की जो नए-नए आयाम, यही वो चीज़ें हैं जो कि भारत को श्रेष्ठ तो बना ही रही हैं, लेकिन हाँ, विपक्ष को दुर्बल भी बना रही हैं। जी। आप जैसे जानती हैं कि चुनावी उद्घोष हो चुका है, तो ऐसे में अब भाजपा चुनाव में किन मुद्दों के साथ उतर रही है? देखिए, भाजपा को मुद्दों की क्या आवश्यकता है? भाजपा के पास तो काम ही काम इतना है, जी। जो जनता के सामने है। हुँ, हुँ। 1.5 वर्ष की सरकार ने आकर के जिस तरह से यहाँ पर ट्रांसफ़र घोटाला किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वें दिन किसानों का कर्जा माफ़। हुँ, हुँ, हुँ। उनके जो राहुल गांधी जी यहाँ पर मंचों से उद्घोषणा कर गए थे, वो कहीं माफ़ हुआ? वो कर्ज माफ़ हुआ? वो किसान जो ठगा साहब रह गया, जो लूटा गया उस 1.5 साल के दौरान में, उसको ये समझ आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो आज केंद्र से 6,000, प्रदेश से 6,000, 12,000 रुपये गरीब से गरीब किसान के पास सीधे जा रहे हैं और उससे उसकी जो खेती है वो उन्नतशील हो रही है। आप देख रही हैं, पहले हम फर्टिलाइज़र भी आयात करते थे, हुँ, हुँ। पर एक लिंक जनरेट किया गया और फर्टिलाइज़र की कालाबाज़ारी बंद हुई, आयात बंद हुआ हुँ, हुँ। और देश में आज फर्टिलाइज़र की कोई कमी नहीं है। जी, किसान मजबूत हो रहा है, इकोनॉमी मजबूत हो रही है, देश मजबूत हो रहा है। जी। तो प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी रहे इसके लिए और क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी रहे, सरकार तो कहीं नहीं जा रही, सरकार तो बनी है जी। और बनी रहेगी, सरकार कहीं नहीं जा रही। हाँ, आने वाले समय में हम कुछ और ऐसी चीज़ें लेकर के आएँगे जनता के बीच में, जी। जनता को इस बात की हमसे ही उम्मीद है। जनता सिर्फ हमको ही देख रही है, हमसे ही ये सारी उम्मीद कर रही है, उसकी अपेक्षाएँ बढ़ गई हैं और स्वाभाविक है, जो करता है, अपेक्षाएँ उसी से की जाती हैं। ये तो कहना कि हम किन्हीं मुद्दों को लेके जाएँगे, हमारे पास मुद्दों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हुँ, हुँ। हमारा काम बोलता है। जी। तो वो तो अभी चुनाव हैं तो पता चल ही जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। फिलहाल मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि चूँकि प्रदेश में वर्तमान सरकार बीजेपी की है, जी, तो आपको क्या लगता है प्रदेश की जनता अब तक के किए गए कार्यों से कितनी खुश है? देखिए, प्रदेश की जनता बहुत खुश है, बहुत संतुष्ट है, उसकी अपेक्षाएँ जो हमसे हैं, वो हम दिनों-दिन पूरी करते जा रहे हैं। हमारी आज बच्चियाँ जिन्होंने कि टॉप किया है, जी। उनको स्कूटी मिल चुकी है, तो वो कॉलेज में पहुँच चुकी हैं। हुँ, हुँ। कॉलेज में भी उनको बाकायदा अनुदान दिए जा रहे हैं, उनकी शिक्षा की पूरी व्यवस्था की जा रही है। जी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, जो कभी किसी ने सोची ही नहीं थी। कभी कोई ऐसा लगता था, चाहता ही नहीं था कि ये बीमारू राज्य, हमेशा कहा जाता था मध्य प्रदेश बीमारू राज्य। ये बीमारू राज्य स्वस्थ होके कभी खड़ा भी हो जाएगा, ऐसा तो किसी ने सोचा ही नहीं था। तो माननीय हमारे संवेदनशील डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने कि पूरे स्वस्थ स्वास्थ्य की पूरी मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकाल करके स्वास्थ्य की पूरी दृष्टि से उसको स्वस्थ बना दिया, तो हम तो उनके जैसे सर्जन को हमेशा चाहेंगे कि हमारे बीच में हमेशा रहे। जनता चाहेगी, हम क्यों चाहेंगे, जनता चाहेगी। और आप देख रही हैं, अभी-अभी आपने देखा कि हमारी एक और योजना लॉन्च हुई, लाडली बहना योजना। जी, जी। उसका क्या उद्देश्य था? उसका छोटा-सा एक उद्देश्य था कि माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ये देखते थे कि कितना ही सामने वाला उनका जो परिवार का व्यक्ति मुखिया कमा के ला रहा है, लेकिन उनकी बहन के हाथ में एक मजबूत राशि नहीं है। जी। छोटे-छोटे से खर्चों के लिए उनकी बहन जो है परेशान हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने इस योजना को सीधे बहन के खाते में
पहले 1000, अब 1250 और घोषणा तो 3000 तक की है। और जो हमने कहा है वो हम करते हैं, करते रहेंगे। हम किसी से ना डरते हैं ना डिगते हैं, जी अपना काम करना और राम राम जपना। जी। तो ये बताइए कि क्या रोजगार देना ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता पैसे देने से? हाँ, बिल्कुल आप कह सकती हैं कि रोज़गार देना उपयुक्त हो सकता है। उसी के संबंध में हमारी एक योजना जब से हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं, तब से चल रही है स्व सहायता समूह की योजना। जी इसमें हम स्व सहायता समूह के समूह बनाते हैं, उन बहनों को प्रशिक्षण देते हैं, उनको बाज़ार उपलब्ध कराते हैं। वो जो भी सीखना चाहती हैं, जी सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पापड़, बहुत सारे कुटीर उद्योग हैं। वो जो कुछ भी जिसमें जो क्षमता है, जो सीखना चाहता है, उसके लिए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके भी उनको स्टाइपेंड दिया जाता है। उस प्रशिक्षण का भी स्टाइपेंड दिया जाता है जी कि आपने अपना इतना समय प्रशिक्षण में दिया, जी जी तो उन बहनों को वो भी दिया जाता है। तो रोजगार देना तो हम तो देते ही चले आ रहे हैं, 20 वर्ष हो गए। जी। विरोधियों का कहना है कि चुनाव के समय में ही क्यों बहनों और बेटियों की याद आई मामा जी को? मामा जी ने जिस दिन पहली बार शपथ ली थी, जी लाडली लक्ष्मी योजना की घोषणा उसी समय हो गई थी। हाँ, ये ज़रूर है कि विपक्ष ने इस समय अपने आँख, नाक, कान और मैं तो कहती हूँ कि बुद्धि को भी बंद करके रखा हुआ है। जी अगर खुली होती तो शायद वो इस तरह के सवाल नहीं उठाते। हमारे यहाँ हर योजना आप देख रही हैं, चाहे वो गरीबों के मकान बनने हों, चाहे आयुष्मान उनका स्वास्थ्य हो, आयुष्मान योजना हो, कन्यादान योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो। और इन्हीं योजनाओं को, मजे की बात तो रचना जी ये है जी कि इन्हीं योजनाओं को जहाँ पर विपक्ष की सरकारें हैं, जी। वो दूसरा नाम दे करके चला रही हैं। अच्छा। योजना यही है मूल में, इन्हीं योजनाओं को दूसरा नाम दे दिया, सुकन्या योजना तो फलानी योजना। अरे बेस में तो हमारी ही योजना उठा के लेके गए हो और अपने राज्यों में चलाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि उनके पास ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो जन जन तक उनकी योजनाओं को पहुंचा दे। जी हमारे पास हमारा जो कार्यकर्ता है वो अपने घर में काम करने वाली बाई से ये पूछता है कि तुमको इस योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला। वो कहता है तुम्हारे परिवार में जो लोग हैं अगर उनको लाभ नहीं मिला तो मुझे बताओ। वो किस पद पर है, नहीं है, वो उस पद योजना का अधिकृत व्यक्ति है, नहीं है, वो ऐसा नहीं सोचता। वो ये सोचता है कि भारतीय जनता पार्टी की योजना है, समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए आई है, उस तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है और वो यही कार्य करता है। यानी कि वो अपने आप को माध्यम बना के योजनाओं का लाभ हर निचले अंतिम तबके तक, हर अंतिम व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। हमारा उद्देश्य ही है जी हर व्यक्ति तक हर योजना का लाभ पहुंचे। और इसकी आपको मैं बताऊं, जी बाकायदा हमारे प्रदेश में रिपोर्टिंग भी होती है। हम्म, ऐसा नहीं होता कि मैंने अगर 100 लोगों को कोई लाभ दिलाया है तो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होती है। वो रिकॉर्डिंग पूरी हमारे प्रदेश में कार्यालय में जमा होती है। इस कार्यकर्ता ने ये काम इतनी बखूबी से किया है, उसके लिए उसको पुरस्कृत भी किया जाता है। और पुरस्कृत करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, बट उसको हमेशा उत्साहवर्धन किया जाता है, हमेशा उसकी चिंता की जाती है। इसीलिए ये पार्टी आज विश्व में अपनी पताका फहरा रही है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल। तो चलते चलते आप हमारे व्यूअर्स से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी सी टाइम्स के व्यूवर्स को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पर सुना। जी और मैसेज इतना ही है कि आने वाला जो समय है उस समय में जनता फिर से वो गलती ना दोहराए जो 18 में उसने की थी। उसके लिए उनको बहुत बड़ी जो है सज़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बड़ी खामी से गुजरना पड़ा है, क्योंकि हमारी जो प्रदेश की योजनाएं थी वो उस दौरान टोटल ठप कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी जी और जनता तक उनका लाभ नहीं पहुंचा था। वो लाभ ना पहुंचने का कारण क्या था
सरकार का बदल जाना। यही सरकार जब वापस आई, फिर इन्होंने वही उन्हीं योजनाओं को पुनर्जीवित किया, संचालित किया। आज आप देख रही हैं कि हर किसी को जो ज़रूरतमंद है उसको मकान मिल रहा है, राशन मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है। आयुष्मान योजना के जरिए 5 लाख तक का आपको स्वास्थ्य लाभ की जो योजना है जी। वो मिल रही है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए नहीं कर रही। जी। तो जनता के लिए यही मैसेज है कि 18 की भूल मत दोहराना, आगे आकर के मतदान करना और श्रेष्ठ मतदान करना, श्रेष्ठ जो है व्यक्ति को चुनना, बिल्कुल। श्रेष्ठ पार्टी को चुनना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रचना जी, आपने मुझे सी टाइम्स के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। जी। सी टाइम्स के दर्शकों का और सी टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जी, तो हम बात कर रहे थे प्रीति वाजपेयी जी से, जिन्होंने ना सिर्फ शहर के, ना सिर्फ प्रदेश के, बल्कि देश भर के विभिन्न मुद्दों पर हमसे बड़े खुलकर बातचीत की है। इसी तरह और भी मुद्दे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार। नमस्कार।